हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश यादव। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं मुख्यतः RO से संबंधित, वो आपके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। आप लोग अगर RO का पेपर उठा के देखेंगे मेरे भाई, उसमें देखेंगे जो सबसे बड़ा मार्जिन रखने वाला सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में जो एक बड़ा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। तो आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक, RO UP PCS BPSC MP PCS, जितने भी एग्ज़ाम में इस तरह के RO या उससे जुड़े हुए अन्य तरह के एग्ज़ाम में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, वो हम आप सबके सामने आज पूरा रखने वाले हैं। यह दृष्टि IAS का जो है मेरे भाई, यह प्रैक्टिस सेट है। आप सबको पूरा दे, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग देखेंगे कि जो प्रश्न आप सबके सामने आएगा, वो प्रश्न किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कब पूछे गए हैं, कितनी बार पूछे गए हैं, वो आप सबके सामने होगा। तो आप लोग के लिए ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, आप सबके लिए रामबाण होगा। राष्ट्रीय आंदोलन के ऐसे सभी प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में, सभी एग्जाम में घूमते फिरते रहते हैं। इस टाइप वाला क्वेश्चन वो आपके सामने आज मैं राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न रखने वाला हूँ। कुल मेरे भाई 160 प्रश्न का इसमें सेट है, प्रैक्टिस सेट दृष्टि IAS का, जिसमें मैं फर्स्ट पार्ट में यानी आधा पहले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा मेरे भाई आदत है सही से समझाना, अच्छे से पूरे वीडियो को जो है क्योंकि मेरे भाई आधी अधूरी जानकारी ज़्यादा खतरनाक होती है। आपके पास जानकारी एकदम नहीं है तो आप इसका मतलब सही स्थिति में है। अगर आपके पास आधी अधूरी जानकारी हो गई, इसका मतलब यह है कि आप ज़्यादा खतरनाक स्थिति में हैं। तो हमारा यही मेरे भाई कर्तव्य बनता है एक टीचर होने के नाते कि हम चीज़ों को सही से पढ़ाएं। जो पढ़ा रहे हैं, जब तक उसके बारे में हम उसका पूरा कंसेप्ट नहीं देंगे, चीज़ों को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता। हम क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर बता दें, उसका कोई मतलब नहीं होगा, वो निरर्थक सिद्ध होगा। तो हमारा यही मतलब होता है कि हम पढ़ें और चीज़ों को लाकर जोड़ें, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसका प्रभाव, यानी सारी चीज़ों को। तो आप सबके लिए मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाला जो RO प्रीलिम्स होगा 2024 में, उसके लिए रामबाण होगा। क्योंकि RO मेरे भाई आप लोग एग्जाम में उठाकर देख लेना पेपर, हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। और हिस्ट्री में जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक होता है, सबसे ज़्यादा उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सबके लिए बहुत ही, अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, मंथन करेंगे, तो आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, RO जैसे इस तरह के एग्जाम है, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा धार लगाने का काम करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे भाई एक बात निवेदन करते हैं आपसे, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मेरे भाई। आप सब मेरे भाई अपने भाई के लिए इस वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने भाई के लिए। कम से कम आपका इतना तो बनता है, क्योंकि आप लोग एक चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे मेरा, बहुत से किए हैं, तमाशा वाला, गाना बजाना, कॉमेडी, ये सब बहुत सारे किए होंगे, तो एक अच्छे काम के लिए एक सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करना है और विचार करके हमें बताना है कि कौन सा हमारा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। सही बात है मेरे भाई। स्वदेशी आंदोलन जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन अपने चरम अवस्था पर पहुंचा, जिसमें क्या हुआ कि विदेशी जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया और स्वदेशी को अपनाने का उन्होंने जोर दिया। जब स्वदेशी चीज़ें अपनाई गई तो अपने यहाँ की जो कौशल और उद्योग थे वो जीवित होने लगे, क्योंकि अपने यहाँ का सामान जो है, वो वस्त्र हो गए या और तरह के शिल्प है, वो बिकने लगे। तो ये तो सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। सही बात है, स्वदेशी आंदोलन में हुआ था ऐसा। तो हमारा दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा। 1 और 2 कथन दोनों सही हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। सब के सब क्वेश्चन पूछे गए मेरे भाई, आप केवल धैर्य रख के थोड़ा सा देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको एकदम डिस्प्ले हो जाएंगी। देखिए क्या कह रहा है दूसरे वाले में, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके आपको बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। तो पहला क्या कह रहा है, महात्मा गांधी गिरमिटिया, जिसे इंडेंचर लेबर प्रणाली का उन्मूलन में सहायक थे। तो यानी गिरमिटिया को इंडेंचर्ड लेबर भी कहा जाता है, उस जो प्रथा थी उसका उन्मूलन किए थे महात्मा गांधी। सही बात है, किए थे। अब दूसरा कह रहा है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। मेरे भाई किया था, भारतीयों की भर्ती संबंधित में गांधी जी ने समर्थन किया था कि आप लोग भर्ती होइए, अंग्रेज़ों का समर्थन कीजिए, जिसके कारण सब लोग जो है महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहे गए थे।
तो ये तो गलत हो गया दूसरा का वाला। अब तीसरा कह रहा है कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध यानी इल्लीगल घोषित कर दिया गया था। ये बात सही है, यानी इल्लीगल घोषित कर दिया गया था नमक कानून तोड़ने पर। तो 1 और 3 हमारा सही है, तो आंसर नंबर हमारा ये हो जाएगा बी। तो ये हो गया। तो ये देखिए हमारा इस टाइप के कुछ क्वेश्चन। अब हमारा अलग प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। देखिए 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। हम सबको पता है मेरे भाई, बाल गंगाधर तिलक जब कई वर्ष जेल काट कर आए तो उन्होंने 1916 में जो है एक होम रूल आंदोलन चलाया। उसके कुछ महीने बाद एनी बेसेंट ने भी अन्य जगहों पर वहाँ पर जो होम रूल आंदोलन चलाया। और 1918 में बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट ने दोनों अपने आंदोलन को मिला लिया। और मेरे भाई 1920 में, जैसा कि इसमें दिया है 1920 में ये जो है जो होम रूल आंदोलन था इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया गया था। तो इसका नाम क्या था पहले, तो किस सभा ने अपना नाम बदला था, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑल इंडिया होम रूल लीग जो चल रहा था 1920 में, इसका नाम जो है स्वराज सभा रख दिया गया था। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर देखते हैं अगला क्या कर रहा है। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। हमें पता है मेरे भाई 1927 में बटलर कमेटी आई थी। बटलर कमेटी जिसे हम लोग जो है भारतीय राज्य समिति कहते हैं, 1900 ये कब आई थी, 1927 में दिया भी है। तो बटलर कमेटी का ये था मेरे भाई, जो भारत सरकार एवं देसी राजे रजवाड़ों के बीच संबंध को सुधारना था। ये IAS 2017 में आया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है भारत सरकार और देसी रियासत के बीच संबंध सुधारने के लिए ये आया था। तो चले हम लोग, तो जिसमें इसकी आप लोग सोचेंगे इसकी रिपोर्ट क्या आई थी। जब बटलर कमेटी का अपना रिपोर्ट दिया तो इन्होंने कहा भाई अंग्रेज़ ने बनाया था तो अंग्रेजों के पक्ष में रहेगा। उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश की सर्वोच्चता बनी रहनी चाहिए, तो ये उसमें कहा। तो चले हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन पर। देखिए 5वें में क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, अब सही है। 5वें में करा निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। चंपारण सत्याग्रह का एक अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है मेरे भाई, तो पढ़े हम लोग को पता लग जाएगा अपने आप। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर का अधिवक्ताओं एवं विद्यार्थियों महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। तो हमें पता है चंपारण सत्याग्रह जो तिनकठिया प्रथा थी, यानी ज़मीन के जो है 20 हिस्से पर 3 हिस्से पर ज़मीन के जो है 20 हिस्सा करके उसके 3 हिस्से पर नील की खेती करना होता था। तो वहाँ पर नील जो माफिया थे उनकी मतलब एक तरह से उनके मतलब कुशासन से किसान जो है चंपारण के तंग आ गए थे। तो उसी को महात्मा गांधी जी का ये चंपारण सत्याग्रह एक पहला सत्याग्रह माना जाता है, वो भी सफल सत्याग्रह। तो ये था, इसमें देख लीजिए कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन के दलित और आदिवासी समुदायों के सक्रिय भागीदारी, ये तो नहीं होगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, ऑप्शन नंबर सी, हाँ ये हो जाएगा, यही है 5वां का, ये हमारा सी हो जाएगा। तो चलते हम लोग अपने 6वें पर। क्या कर रहा है 6वें में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा सा अगर धैर्य बनाएंगे तो इसका लाभ आपको बहुत ही मिलेगा। तो क्या कर रहा है 6वें में, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया। तो नाम से ही मेरे भाई CR चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी। तो यही मतलब हमें पता है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था, राजनीतिक गतिरोध दूर हो गया था। तो इसको दूर करने का ये फार्मूला कौन बनाए थे, राजगोपालचारी, जिसे CR फार्मूला कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछे, 1916 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था मेरे भाई। अगर आपसे और पूछे इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 7वां देखते हैं क्या है। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ चला गया था, INA के अधिकारियों पर 3 अधिकारियों पर चलाया गया था, सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज, वो भी लाल किला
में चलाया गया था। और नेहरू और नेहरू और उनके जैसे कई महत्वपूर्ण वकीलों ने उनका समर्थन किया, उनके बारे में वकालत किया, जिससे बाद में उनकी जो है ये फांसी की जो है सज़ा रद्द हो गई। तो लाल किला में चलाया गया था सहगल ढिल्लो शाहनवाज के ऊपर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है इसमें 8वें में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार कर बताना है कौन सा सही है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। मेरे भाई गलत है। जब आपसे कहे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब सरोजिनी नायडू होगा। इसमें केवल अध्यक्ष कहा है तो ये सरोजिनी नायडू नहीं होगा, यहाँ पर एनी बेसेंट होता तब सही रहता, तो ये गलत हो गया। तो दूसरा क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। सही बात है मेरे भाई। सबसे पहले जो है एक हिंदू समुदाय से थे WC बनर्जी, उसके बाद एक पारसी समुदाय से आए दादा भाई नौरोजी, उसके बाद जो है अधिवेशन हुआ 87 में। तो उसी में 1987 के अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी आए, जो प्रथम मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हम लोग 9वें क्वेश्चन पर। तो 9वां क्वेश्चन कौन सा है मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। तो हमें पता है मेरे भाई, अभी मैंने पता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना 1885 में हुआ था, तो उस समय इसकी 1885 की अध्यक्षता हिंदू ने किया, WC बनर्जी। 86 में दादा भाई नौरोजी पारसी समुदाय, और 87 में एक बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम, और 1988 में जॉर्ज यूले ने किया था, जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर फुल डिटेल दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए। थोड़ा समय भले लगेगा, क्योंकि मेरे दोस्त आधी अधूरी जो जानकारी होती है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होती है, इसलिए हम सोचते हैं कि जो कुछ करें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होता जाए। तो चलते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा छोटा, हाँ आप सही है। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। तो मेरे भाई जो कांग्रेस का विरोधी होगा वही ऐसा कहेगा। तो कांग्रेस के विरोधी कौन थे, सर सैयद अहमद खान, यही थे जो मुस्लिम एंग्लो इंडियन जो है वो मतलब कि मुस्लिम एंग्लो इंडियन मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाए थे, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो ये जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तभी उसका विरोध कर रहे थे कि ये ठीक नहीं है। तो बाद में कांग्रेस के लिए उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया था। तो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये BPSC 2005 में पूछा गया है। आगे देखते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण सवाल है, देखो कितनी बार पूछा गया है ये। क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। फिर वही बात अभी जो आया था, बदरुद्दीन तैयब जी। कब थे, 1987 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कहाँ हुआ था इसकी अध्यक्षता, आप लोग को अगर पूछे इसकी अध्यक्षता कहाँ हुआ था, जो 87 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, तो इसकी अध्यक्षता कहाँ हुई थी मेरे भाई, तो मद्रास में हुई थी। 1987 का अधिवेशन कांग्रेस का मद्रास में हुआ था। तो चले हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां। क्या है 12वें में, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, UPPSC 2019 में पूछा गया है। क्या है, हमें सेट करना है, कालक्रम घटनाओं को व्यवस्थित करना है, कौन सी घटना पहले घटी, उसके बाद कौन घटी, उसके बाद कौन घटी। तो पूना पैक्ट मेरे भाई हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर जो पूना पैक्ट इसमें दिया गया है, पूना पैक्ट 1932 में, सितंबर 1932 में आया था। ये 1932 में ही आया, और सभी ने अवज्ञा सबको पता है। ये कब आया था, 1930 में, जो नमक कानून इसके साथ था, महात्मा गांधी ने चलाया। क्रिप्स मिशन सबको पता है, 1942 में आया था। गांधी इरविन समझौता कब आया था, ये सबको आपको पता होगा, 1931 में आया था। तो इससे आप लोग सोच सकते हैं कंसेप्ट लगाकर कौन सी घटना सबसे पहले हुई, कौन सा सबसे बाद में हुआ। तो सबसे पहले कौन सी इसमें घटना हुई मेरे भाई, चौथी सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद 31 वाला गांधी इरविन समझौता नंबर 2, उसके बाद जो है 32 वाला, उसके बाद जो है 3 वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हो रहा है हमारा। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिए इसे। तो चलते हैं हम लोग 13वें पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था मेरे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ,
तो उस समय जो है कहाँ हुआ था, आप सबको पता है, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज में हुआ था। उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो WC बनर्जी जो एक हिंदू समुदाय से थे वही किए थे। तो 72 प्रतिनिधियों के साथ हुआ था ये। तो चलते हम लोग, इम्पोर्टेंट सवाल था 14वें पर। क्या है 14वें में, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यहाँ थोड़ा छोटा करें, हाँ आप सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। तो हमें पता है 1885 में ये कांग्रेस की स्थापना से जो जुड़े हुए थे वो ये एवो ह्यूम थे। तो एवो ह्यूम ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे। यही जो है कांग्रेस की स्थापना से संबंधित हैं। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। ये किसके बारे में कहा जा रहा है मेरे भाई, ये लाला लाजपत राय के बारे में कहा जा रहा है। आप सबको पता होगा ये केंद्रीय सभा के सदस्य रहे और अमेरिका में भी कुछ समय तक रहे। तो उन्हीं से संबंधित ये सभी जो है रचनाएँ हैं। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। ये IAS 2018 का सवाल था। अब देखिए हमारा 16वां क्वेश्चन देखते हैं। BPSC 2001 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। दूसरा अधिवेशन मेरे भाई, पहला तो 1885 में हुआ था जब इसकी स्थापना, दूसरा कब हुआ था 1886 में। 1886 में प्रथम पारसी समुदाय से दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो कहाँ हुई थी 1886 की कांग्रेस की जो है वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई, कलकत्ता में। तो आप लोग यह ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने 1886 में इसकी अध्यक्षता किया था। तो चले हम लोग अब 17वें पर देखते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट सवाल है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई। तो ये सवाल बहुत ही फेमस सवाल है मेरे भाई कि कौन से वो मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की जब 1920 में मृत्यु हुई थी तो किसने उनकी अर्थी उठाई थी। शौकत अली ने उठाई थी। मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दोनों भाई थे। तो शौकत अली ने उठाई थी। कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद अली भी उठाए थे, लेकिन जो एक प्रश्न में आंसर देता है वो शौकत अली को हो, तो आप शौकत अली ही लगाइएगा। 18 में देखते हैं क्या है। 18 वाला देखें। निम्न में से कौन एक भारतीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। उत्तराखंड में पूछा गया था 2003 में। तो ऐसे कौन से व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखे। तो वही बात जिसे मैंने बताया, कांग्रेस के दुश्मन सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे यही। तो बाकी सभी जो है कांग्रेस से संबंधित थे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये कांग्रेस से संबंध नहीं थे। 19 वाला देखें। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो मेरे भाई बाल गंगाधर तिलक, ये बहुत बेचारे प्रयास किए लेकिन किन्हीं कारणों से इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना जा सका। और बाकी सभी एनी बेसेंट 1917 में हो गई, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू सभी हुए, लेकिन यही नहीं हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए आप लोग कितनी बार पूछा गया है ये। तो चलते हैं हम लोग अपने अब 20वें सवाल पर। लाल किला मुकदमा के कौन सा संबंधित नहीं। अभी मैंने बताया लाल किला मुकदमा जो है दिल्ली के लाल किला में चलाया गया था। किनके ऊपर चलाया गया था, तीन व्यक्ति थे, गुरुबख्श सिंह, ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज। यहाँ ढिल्लो नाम नहीं दिया, इनके नाम का आगे ढिल्लो भी लगना चाहिए। तो ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज, ढिल्लो हो गया, सहगल हो गया, शाहनवाज हो गया, भगत सिंह। भगत सिंह इससे संबंधित नहीं थे लाल किला मुकदमा से, बाकी ये तीनों थे। तो इसका एक टिक होता है ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज, DSS। तो आगे चले हम लोग देखते हैं कब चलाया गया था ये मेरे भाई, ये लाल किला मुकदमा। आप लोग ये कमेंट में बताइए तो लाल किला मुकदमा कब चलाया गया था। आपको ऑप्शन दे रहे हैं 1944 या 45, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। 21 वाला देखते हैं क्या है इसमें। 21 वाले प्रश्न में कह रहा है करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे संबंधित था। तो हमें पता है मेरे भाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय करो या मरो का महात्मा गांधी जी ने नारा दिया। तो लोगों ने पूछा बापूजी ये करो या मरो क्या। उन्होंने कहा तो या तो हम आज़ादी के लिए इतना संघर्ष करेंगे, हम आज़ादी ले लेंगे,
या तो हम संघर्ष करते हुए मर जाएंगे, लेकिन ये गुलामी की ज़िंदगी हमें नहीं जीना है। तो उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। 22वां हम लोग देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो 2-4 एग्जाम में न पूछा गया हो। तो 22वां हम लोग देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष मेरे भाई एनी बेसेंट हैं। अगर यहीं दिया होता भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हो जाता, क्योंकि एनी बेसेंट जो है ये भारतीय नहीं थी। 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो चलते हैं हम लोग आगे। अगर यहीं पर प्रथम भारतीय महिला दे दिया था तब सरोजिनी नायडू होती, लेकिन सरोजिनी नायडू नहीं होगा, यहाँ एनी बेसेंट होगा। 23वां हम लोग देखते हैं। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखो आ गया वही ऊपर वाला ही सवाल है, जस्ट प्रथम भारतीय महिला आ जाएगा तो सरोजिनी नायडू। ये कांग्रेस का अध्यक्षता कब की थी? 1925 में। कहाँ हुआ था? कानपुर में। तो याद रखिएगा आप लोग, कानपुर में हुआ था। अगर ये भारतीय न होता तब एनी बेसेंट हो जाता। तो चले हम लोग 24वां देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये तो गलत है। अगला इसका अगले पेज पर है और कथन, तो ये कथन तो गलत हो गया। अब हम चलते हैं अगले पेज पर, देखते हैं और कथन क्या कह रहे हैं। और दिया, हाँ यहाँ पर हम लोग आ गए। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ। वो तो गलत हो गया पहला, तो यानी पहला जब गलत हो गया हमारा, पहला जब गलत हो गया तो इसका मतलब एक जिसमें होगा वो गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा। और देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। सही बात है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1986 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ था, ये सही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। सही बात है, यानी 2 और 3 सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी सही है। तो चले हम लोग 25वां देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ये यूपीपीएससी मेंस में पूछा गया सवाल है, ऑप्शन नंबर डी। तो महात्मा गांधी, जब आपसे ऐसे तरीके से पूछे किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं उसे लेकर रहूँगा, या किसका कथन है, किसका नारा है, तो अब बाल गंगाधर तिलक कब कहे थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। चलिए हम लोग 26वें पर, क्या कह रहा है 26वें वाला क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट सवाल है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताना है कौन सा सही है। तो बताओ कौन सा सही है, पढ़े हम लोग। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। मेरे भाई गलत, जब ऐसा कहे प्रथम भारतीय महिला थी तब सही। प्रथम महिला मतलब एनी बेसेंट हो जाएगा, क्योंकि वो पहले बनी थी 1917 में। सरोजिनी नायडू तो 1925 में बनी थी कानपुर वाले में, तो ये गलत हो गया। तो एक जिसमें होगा वो हमारा गलत हो गया। एलिमिनेशन आप लोग लगाना सीखिए, इससे कम मेहनत में आप लोग अच्छा जो है आउटपुट पा जाएंगे। तो एक इसमें है ये गलत हो गया, एक इसमें है ये गलत हो गया। अब हमारा मेहनत कम हो गया, इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। CR दास ने जब कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था तो ये जेल में थे, तो ये भी सही बात है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे एओई ह्यूम कहा जाता है, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे मेरे भाई। अल्फ्रेड वेब 1984 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये सही है गलत है ये हमें बताना देखना है। तो 26वां क्वेश्चन हमारा ये जो है हमारा हो जाएगा इसके हिसाब से बी वाला। तो 2 और 4 केवल सही है, ये वाला सही है और ये वाला सही है। 1984 में 94 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सही बात है। तो चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर अपने। 27वां देखते हैं कहाँ है। किसने कहा था कि कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को की शांतिपूर्ण समाप्त होने में सहयोग कर सकूं। तो ये मेरे भाई इसका कथन था वही जो बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन। ये कांग्रेस से बहुत जलन रखता था, यही कहा था कि मेरी इच्छा है
कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी यह इच्छा है कि मैं कांग्रेस को समाप्त होते हुए अपनी आंखों से देख सकूं। ये यूपी पीएससी मेंस 2002 में पूछा गया है। अब देखो 28वां में क्या कह रहा है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वो कौन थे। 28वां में महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, किसने थे। तो इसमें कौन सा था मेरे भाई, आप लोग ज़रा बताइए कमेंट में। तो इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस ने इसी का वकालत किया था। तो चले हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए कितनी बार पूछा गया ये सवाल, ध्यान से देखिए। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो मेरे भाई महात्मा गांधी जी ने ये सुझाव दे रहे थे। कई लोग यह आंसर देते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने कहा था, लेकिन जो ऑथेंटिक आंसर में है वो महात्मा गांधी माना जाता है। महात्मा गांधी जी का यह सुझाव था कि आज़ादी जब मिल गई है तो कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए निम्न में से उनके सहयोग के लिए चुना था। तो हमें पता है मेरे भाई, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद जो है 1919 का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू, यानी नेहरू जी के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया 1919 में। कहाँ किया? अमृतसर में किया, पंजाब के अमृतसर में। और उस समय गांधी जी ने कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए इनका सहयोग, मतलब उनके सहयोग के लिए चुना था। तो ये चुने थे मेरे भाई, इसमें था एक तो केकलर साहब थे, एक केकलर थे और इसमें एक सीआर सेन थे। तो ये दो लोगों के चुने थे। तो चलते हम लोग 31 वाले क्वेश्चन पर, 2-4। तो ये हो गया आंसर। आगे देखते हैं हम लोग 31वां में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया। नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन मेरे भाई? नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत यानी जो राजे रजवाड़े थे उनके प्रति अपनी नीति घोषणा किया। और ये नागपुर अधिवेशन कब हुआ था मेरे भाई? 1920 में। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था मेरे भाई? CVR सी विजय राघव चेरियार। किसने किया था? CVR सी विजय राघव चेरियार। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। मेंस, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है ये। नीचे दिए गए व्यक्तियों की सूची दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, नित्यानुसार उनसे क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो कब कौन कांग्रेस का अध्यक्ष हुए इसको ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले कौन हुए, इसके बाद कौन हुए। तो आप सबको पता होगा ये महात्मा गांधी हुए 1924 में बेलगांव। 1924 में ये महात्मा गांधी जी हुए। जवाहरलाल नेहरू 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में। वल्लभ भाई पटेल 1931 में हुए कराची अधिवेशन में। श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में हुई लखनऊ अधिवेशन में। तो आप लोग पता कर लीजिए कौन सा सबसे पहले हुआ, कौन सा सबसे बाद हुआ। तो सरोजिनी नायडू वाला सबसे पहले हुआ, ये 4 पहले आएगा। तो देख लीजिए 4 सबसे पहले किस में है? डी में है। तो हो गया, इससे हमारा काम आसान हो गया। 32वां का आंसर हो गया हमारा, सी वाला हो गया। तो 1 महात्मा गांधी 24 नहीं सॉरी महात्मा गांधी का सबसे पहले, क्योंकि ये 24 में था। तो सबसे पहले 1 रहेगा, उसके पहले 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सरोजिनी नायडू बाद में हुई थी। तो चलते हम लोग अब अपने 33 वाले पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। अभी मैंने बताया मेरे भाई, बेलगांव अधिवेशन 1924, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा सवाल, यूपी ROARO मेंस 2013 में पूछा गया था। 34 वाले में देखिए क्या है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो पता है मेरे भाई 1938 और 1939 त्रिपुरा अधिवेशन।
1938 में हरिपुरा था और 1939 में त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस थे। तो 38 वाले में हरिपुरा अधिवेशन का हिस्सा सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, तो ये चीज़ याद रखिए। और 39 वाला भी त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ही चुने गए थे, लेकिन गांधी जी के जो है नाराज़ होने के कारण उन्होंने इसकी त्यागपत्र दे दिया। 35 वाला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहा? तो मेरे भाई अबुल कलाम आज़ाद, सबसे कम उम्र के और सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति जो है कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। तो चलते हम लोग अपने 36 वाले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने कथन दिया कि आगे की तारीख का चेक था, यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, यानी इंग्लिश में इट वाज पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक। ये किस योजना के संबंध में गांधी जी ने कहा था मेरे भाई? क्रिप्स मिशन योजना, जो 1942 में आया था। 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, तो जो पहले कहा कि आप लोग हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, उसके बाद हम लोग यह तय करेंगे, चुनाव सभा बनेगी, आज़ादी मिलेगी। तो इसी से लेकर एक महात्मा गांधी ने वक्तव्य दिया था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 36वां का हो जाएगा। चले हम लोग 37 में। क्या करा है? जनगण मन गण पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? पहली बार किस अवसर पर गाया गया था मेरे भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 96 में। बिल्कुल सही जवाब यही है, पहला, यानी 96 में। 1996 हमारी जन्म तिथि है, मेरा अपना। तो इसके जस्ट 100 साल पहले, तो मुझे याद है ये, इसके 100 साल पहले कांग्रेस का अधिवेशन में ये जनगण मनगढ़ गाया गया था। तो ये मैं बहुत पहले से ये याद है मुझे, तो ये गाया गया था। तो इसकी अध्यक्षता कौन किया था, कहाँ किया था? तो मेरे भाई इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। उनका नाम आप लोग जानते होंगे, वो उनका नाम नारायण करके था। इसका 1900 ये नारायण नहीं, 1996 में इसी में ये तो गाया गया था। तो जनगण मनगढ़ अधिनायक ये वाला कांग्रेस के इसी अधिवेशन में। तो चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, 37-38 वाले में। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे पहुंच गए। क्या है इसमें? थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नहीं सही है। 38 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने किया था? तो अभी मैंने बताया मेरे भाई, नागपुर अधिवेशन 1920, जिसमें भारतीय रियासतों के प्रति घोषणा हुई थी, इसी में नागपुर अधिवेशन में। तो इसी में सी विजय राघव चेरियार, जिनको जो है CVR कहा जाता है, CVR चेरियार। तो चले हम लोग 39 पे। 39 देखिए हमारा सुमेलित करने वाला है। सुमेलित करने और सवाल करने में बहुत मज़ा आता है, और बड़ी बात यह है कि ये RO में पूछा गया है मेंस में। क्या है? पहला में हमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष का कुछ नाम दिया गया है, और दूसरे में दिया गया है डेट दिया गया है। बताइए कब किसने, मतलब किसने किया, कब किया। तो यही इसी को हमें मैचिंग कराना है। हमें सब पता है 1940 का अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया रामगढ़ में। सरोजनी नायडू कानपुर 1925 से संबंधित थी, एकदम सिंपल सवाल। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, और बचा है एक राजेंद्र प्रसाद, ये जो है बम्बई 1934 में। तो हमारा कौन सा बन रहा है? ए हमारा 4 पे होना चाहिए और बी हमारा 3 पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी पहले से ही पता लग गया, सिंपल सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट। चले हम लोग अब 40 पे। 40 वाले में देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लें, हाँ अब सही है। क्या कर रहा है इसमें देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? जब क्रिप्स मिशन आया मेरे भाई 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, तो ये जो है उसके साथ वार्ताकार कौन थे? जो सबसे ज्ञानी टाइप के आदमी होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो है मौलाना आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी यही होगा इसका 40वां का आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, तो यही लोग, क्योंकि नेहरू भी बहुत वकालत के थे और मौलाना आज़ाद भी बहुत अच्छे ज्ञानी आदमी थे, यही लोग उसके साथ डिबेट किए थे। तो IAS 10 में पूछा गया ये सवाल है।
तो चलते हम लोग 41 में देखते हैं क्या है। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं था? हमें पता है मेरे भाई, उग्र राष्ट्रवाद के मतलब जो गर्म दल के से कांग्रेस जो है 1907 में नरम और गर्म दल में बट गई, यानी जो उग्र विचारधारा के, क्रांतिकारी विचारधारा के थे और एक जो अनुनय निवेदन प्रतिवेदन के विचारधारा के थे। तो इसमें पूछ रहा है उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से कौन नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये मेरे भाई उग्र वाले में नहीं थे, ये अनुनय विनय निवेदन वाले में थे। बाकी लाल पाल गोपाल तिलक ये सब जो है ये गर्म दल से संबंधित थे, क्रांतिकारी यानी उग्र व्यक्ति थे ये। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्र नेताओं में नहीं थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो है यही जो है उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित है इस प्रश्न के हिसाब से। उग्र राष्ट्रवाद से नहीं संबंधित हैं, बाकी ये तीनों हैं। यूपी आर में पूछा गया ये सवाल है। अब हम चलते हैं 42वें प्रश्न पर, देखते हैं कितना बार ये देखो पूछा गया प्रश्न है। 42 में क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है? अभी ये पूछा था किसको जो है गर्म दल पर नहीं जाना जाता था, पूछ रहा किसको नरम दली तौर पर नहीं जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक, इन्हें ये उग्र टाइप के थे, इनको गर्म दल के मतलब तौर पर जाना जाता था, नरम दल से नहीं। और बाकी सभी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के गुरुजी थे, एमजी रानाडे, ये सब बेचारे जो है एक मतलब नरम दल से संबंधित थे, शांति विचारधारा के थे, मतलब क्रांतिकारी या उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित नहीं थे। ये बाल गंगाधर तिलक उग्र यानी नरम दल से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये गर्म दल से संबंधित थे। 43 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? तो मेरे भाई ये बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में एक गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, ये दो बड़े जो है एक ऐसा मतलब उत्सव का मतलब ये बनाया जो आगे चलकर ये राष्ट्रीय उत्सव बन गए, जो पूरे भारत में बड़े त्योहारों में से, बड़े उत्सव में से जाने लगा। तो चलते हम लोग आगे। 44 IS 15 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ? अभी मैंने बताया मेरे भाई, ये बंगाल विभाजन करजन ने किया 1905 में और इसके चलते राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन को कुछ लोग कहते थे, नरम दल जो गर्म विचारधारा के थे वो कहते थे कि इसको दूर तक ले जाया जाए, मतलब अन्य क्षेत्रों में, अन्य प्रदेशों में, लेकिन जो नरम दल वाले थे वो उसको सीमित रखना चाहते थे। तो इसी के लेकर उनमें फूट पड़ी और कांग्रेस जो है, जो 1907 का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। तो वहीं से कांग्रेस 2 फूट हो गया, एक नरम दल एक गर्म दल। तो ये पूछ रहा है कि किस आंदोलन के कारण? तो मेरे भाई स्वदेशी आंदोलन के कारण। अगर पूछे स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था तो बंगाल विभाजन की वजह से हुआ था। तो चलें 45 में। 45 में क्या है? निम्नलिखित किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कहा कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ जो नरम दल वाले हैं ये अंग्रेज़ों के सामने अनुनय विनय का निवेदन करते हैं, जिसके कारण कुछ मिलता उलता है नहीं, सिर्फ जो है ये लोग हाथ पैर जोड़ते रहते हैं। तो महात्मा ये बीजी तिलक भी, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो 46 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी रिधा सीतारमैया को पराजित किया था? हमें पता है सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर ये 1939 में त्रिपुरा में भी अधिवेशन के लिए चुने गए, लेकिन इनके सामने महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया। फिर भी महात्मा गांधी के समर्थन होते हुए भी पट्टाभी सीतारमैया हार गए, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये हमारी हार है, जिसके कारण बहुत विरोध होने लगा और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। तो ये कहाँ से, ये किसकी बात है? त्रिपुरा अधिवेशन 1939। अब आगे चलकर हम लोग देखते हैं बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई एग्जाम में ये पूछा गया है, आगे पूछा भी जाएगा। तो एक अंग्रेजी पत्रकार था वेलेंटाइन चिरोल, वेलेंटाइन जो हम लोग मनाते हैं वही वाला,
वैलेंटाइन चिरोल नाम का एक व्यक्ति था जो पत्रकार था, तो यही कहा था उसने। आगे देखते हैं हम लोग, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सी.आर. दास, बी.सी. पाल, बी.जी. तिलक। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, सी.आर. दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सी.आर. दास, ऑप्शन नंबर बी 48वां का हमारा ये हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न पर। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था मेरे भाई? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पता है मेरे भाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह जब हुआ 1940 में तो विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, और दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, IAS 9 में पूछा गया सवाल है। देखते हैं 50वां, महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया। वही ऊपर वाला सवाल है, विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही। कितनी बार पूछा गया है। आगे चलो हम लोग देखते हैं, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला चौधरी रहमत अली और उसके कुछ साथियों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। 52 में क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेशों में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो विदेशों में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किसने किया था मेरे भाई? यह बताना है कि महेंद्र प्रताप, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। UPPCS 2008 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये महेंद्र प्रताप, ऑप्शन नंबर ए, विदेशों में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया। ये कामागाटा मारू प्रकरण प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? ये एक जहाज़ का नाम है, तो ये एक जलपोत के कारण कामागाटा मारू प्रकरण। इसको मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, आप लोग वीडियो में जाके देख लीजिए और आप लोग कमेंट में बताइए ये घटना क्या हुई थी कामागाटू। तो मैंने बता दिया, एक जलपोत यानी जो पानी का जहाज़ है उससे संबंधित है कामागाटा मारू। तो यह क्या हुआ था, यह चंद छोटे शब्दों में आप लोग कमेंट में बताइएगा। 53 हो गया हमारा। 54 को देखते हैं। 54 में देखिए क्या है मेरे भाई, हमारा सिंपल सा सवाल है, बहुत बढ़िया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905, यहाँ आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो 1905 है। 16 अक्टूबर 1905 किस कारण के लिए प्रसिद्ध है? तो हमें पता है कि बंगाल का विभाजन हो गया था और उस विभाजन को अप्लाई कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हम लोग, कौन किया था ऑप्शन, अगर आपसे पूछे तो करजन बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप का आदमी था, अलग तरह का एक वो था व्यक्ति, वायसराय, जिसने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस को मैं मरते हुए देखना चाहता हूँ, मेरी यही अंतिम इच्छा है। और करजन की एक बात और मेरे भाई फेमस चीज़ है कि उसने भारत की जो विरासत है जो और धरोहर है उनको बचाने का कार्य किया था, उनके लिए पैसा वैसा खूब दिया था। 55 देखें, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? अभी मैंने बताया लॉर्ड कर्जन ने। कब किया? 1905 में किया। अप्लाइड कब हुआ? वही ऊपर वाला 16 अक्टूबर 1905। इतनी बार पूछा गया है ये। और लॉर्ड हार्डिंग, ये राजधानी को दिल्ली परिवर्तित किया गया था इसी के द्वारा। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय वहाँ का वायसराय तो कर्जन था, लेकिन वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज़ फ्रेजर नाम का एक यह अंग्रेजी था, तो यही गवर्नर था। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो मेरे भाई ये जो बात की जा रही है, यह बात रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, आर्यन टैगोर के बारे में। आर्यन यानी जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उस समय कपड़ों की होली जलाई रही, शराब की दुकानें जलाई जा रही थी, लूटी जा रही थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि भाई ये तो अंग्रेज़ हमें बेच चुके हैं, ये हमारी कमाई का, पैसे का ये सब सामान है, अब इसे जलाने से क्या फ़ायदा। तो ये स्वदेशी आंदोलन के ये आलोचक थे और ये कुछ पूर्व और कुछ पूर्व की संस्कृति और कुछ पश्चिमी संस्कृति मिलाकर
फेडकर एक अलग तरह की संस्कृति के समर्थक थे, यानी कह सकते हैं पूर्व और पश्चिमी के दोनों का संबंध समर्थक थे ये आर्यन टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो किसने यह सुझाव दिया कि विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए? तो किसने किया था मेरे भाई? कृष्ण कुमार मित्र ने, के मित्र। ऑप्शन नंबर बी 58 का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चले हम लोग 59 पे देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस 1938 में, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी 1938। कहाँ हुआ था ये? हरिपुरा अधिवेशन। और 1939 में भी हुए थे त्रिपुरा अधिवेशन में, जो महात्मा गांधी से विवाद हो गया था। आगे देखते हैं क्या है। सभी प्रश्न मेरे भाई पूछे गए हैं, आप बहुत ही देखेंगे तो आपको यहीं से घूम फिर के ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न आते हैं। क्या है अब 60 वाला में देखें। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, तो यही है। बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो उसी समय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न नंबर ये 60 का हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पर 61वां देखते हैं क्या है। देखिए क्या कह रहा है। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? कब तक बना रहा मेरे भाई? 1911 तक। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग आया तो दिल्ली दरबार लगा, जिसमें दिल्ली को राजधानी बनाया गया, कलकत्ता से हटाकर कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफ़र करके दिल्ली लाया गया, तो उसी समय यह रद्द किया। तो 1911 के शाही दरबार में लॉर्ड कर्जन का अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। तो 61 वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 61 का ये प्रश्न। तो चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पर 62 में देखते हैं क्या है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था मेरे भाई? श्रीनिवास शास्त्री, चिदम्बरम पिल्ले, या राजगोपालचारी, या चिंतामणि? तो ये जो हमारा 62 वाला है, तो इसका सिंपल सा सवाल है मेरे भाई, चिदम्बरम पिल्ले ने किया था मद्रास में। आगे चले हम लोग देखते हैं 63 में। सभी प्रश्न आए हुए मेरे भाई, आप लोग अच्छे से एक बार इसका मंथन करेंगे तो आपको इसको बहुत ही लाभ मिलेगा, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा धार लगेगी। तो आगे देखते हैं 63 वाले में, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था मेरे? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह सरहैयद, रजा ने किसने किया था? 63 वाला ये जो हमारा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो सैयद हैदर रजा ने। तो चले हम लोग पूना पैक्ट 64। पूना पैक्ट किससे संबंधित था मेरे भाई? दलित वर्ग से संबंधित था, क्योंकि भीमराव पूना पैक्ट क्या था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर साहब के मध्य एक समझौता था जो 1932 में हुआ था। भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल देने के लिए, जैसे कि दलित के लिए सिर्फ दलित ही, जैसे मुस्लिमों के लिए आया था तो 1909 वाले अधिनियम में, तो उसी तरह भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए भी चाहते थे। तो गांधी जी ने कहा कि ये दलित जो है हिंदू वर्ग से बाहर हो जाएंगे, तो उन्होंने विरोध, उस समय वो यरवदा जेल में ही थे, वहाँ पर उन्होंने अनशन कर दिया। तो आमरण अनशन, इसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। तो पूछा जाता है सवाल, गांधी जी का पहला आमरण अनशन कब हुआ था? तो कम्युनल अवार्ड के समय। तो यही पूना पैक्ट जो था ये दलित वर्ग से संबंधित था, किसके बीच? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। चले अब हम लोग देखते हैं 65 में, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है, सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है इसको हमें बताना है 65 वाले में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो देखिए कौन सा सही नहीं है। लियाकत हुसैन ने बारीबल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का उनका नेतृत्व किया। पता नहीं ये सही है कि नहीं, हमें नहीं मालूम। चलो अगला पढ़ते हैं। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया। ये तो सही है, तो हमें गलत पूछा है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। ये भी सही है।
टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया जिसका मुख्य उद्देश्य गांव और सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार करना था। ये भी सही है। तो इसका मतलब यही गलत है, ऑप्शन ए। तो ये गलत पूछा है, तो ये सब तो सही हैं, तो इसका मतलब ये सब नहीं होंगे, होगा यही जो गलत है। तो हमें नहीं आ रहा था लेकिन ये तीनों आ रहे थे तो मैं इसको पकड़ लिया, हाँ यही होगा। 66 वाला देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। स्वदेशी आंदोलन मेरे भाई से संबंधित कौन सा एक कथन गलत है, कौन सा संबंधित नहीं है, उसे पढ़ना है। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। 66वां का ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये सही है क्योंकि सभी मुसलमान नहीं, कुछ विशिष्ट मुसलमान ही बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसमें शामिल हुए, तो सही है। लेकिन हमें गलत पूछा है, सवाल महत्वपूर्ण है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई, ये भी सही बात है, स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे शामिल हुए। सही है, ये किसानों से उतना समझ नहीं था उनको, तो किसान में भी उतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले पाए, ये भी तो सही है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, नहीं भाई, ये बंगाल के अन्य क्षेत्रों में भी जा फैला था, ये बंगाल तक ही सीमित नहीं था, पूरे भारत को लगभग प्रभावित किया, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह का भी सवाल, एक कंसेप्चुअल सवाल होते हैं, अगर आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें इस तरह के कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, किससे जुड़े थे ब्रिटिश पत्रकार मेरे भाई? H.W. नेविन्सन किससे जुड़े थे? 67 वाला हमारा ये सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। किससे जुड़े थे? ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये पत्रकार थे, ब्रिटिश पत्रकार। तो 68 वाला देखते हैं हम लोग, क्या है? देखने में भारी भरकम है लेकिन बहुत ही सरल सवाल है, IAS 2010 में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया, यानी नरम दल और गरम दल विभाजन हो गया। कब हुआ? सूरत कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन में जो सूरत में हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में से नहीं था। तो बंगाल विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार, बॉयकट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वदेशी, कौन सा इसमें एक नहीं था, ये हमें बताना है 68 वाले में। तो बंगाल विभाजन को रद्द करना, बंगाल विभाजन को रद्द करने की कोई बात नहीं थी इस संकल्प में, बल्कि बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वदेशी जैसे ये सब थे। तो यही नहीं था, ऑप्शन नंबर ए। कितना कंसेप्चुअल सवाल था। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य क्या कारण था? तो 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो उसका क्या कारण था? तो इसका कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये जो स्वदेशी आंदोलन था तो इसको नरम दल और वाले मतलब सीमित रखना चाहते थे, और जबकि जो गरम दल वाले थे ये इसको अन्य क्षेत्रों में ले जाना चाहते थे, इसलिए विभाजन हो गया। और कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि ये जो कांग्रेस की अध्यक्षता गरम दल वाले चाहते थे हमारे में से कोई हो, और नरम दल वाले अपने में से किसी को बनाना चाह रहे थे, तो इसके लिए फूट पड़ी। तो यही है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक का प्रवेश कराना गलत, ये नहीं हो सकता। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों को विश्वास का अभाव, ये भी नहीं है। अगला देखते हैं, अगले ऑप्शन पेज पर क्या है, 69। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी नहीं है, इससे संबंधित नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता, तो यही डी होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि अभी मैंने जो 2 घटनाएं आपको बताई तो यही डी होगा। तो इसमें ऑप्शन आंसर में तो बी दिया है, लेकिन ये इसमें से कई सारा इसमें मतलब सवाल इसमें दोनों दिया है, मतलब इसमें स्टार लगा के दे दिया था आंसर में कि बी होगा या तो डी होगा। हमारे हिसाब से डी होगा, आप अपना ओपिनियन बताइए। तो 70 में क्या है देखते हैं। ये IAS 16 का सवाल था, ये ऊपर वाला, आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग तो ये लगा देंगे जिन्ना पर, जिन्ना नहीं थे। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 71। तो साथियों चलते हैं, हम इसे 70 तक ही रहने देते हैं। 150 प्रश्न है हमारे इस पूरे मतलब PDF में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित।
तो 150 प्रश्न में से, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको देखने में भी दिक्कत होगा, तो 150 में से हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन कर लिए हैं और बचे हुए जितने 80 क्वेश्चन हैं, ये 80 क्वेश्चन को हम अगले पार्ट 2 में लेकर आएंगे, तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारे पास इतने संसाधन नहीं कितने बड़े वीडियो को हम अपलोड कर सकें, और आपको भी समय की बचत होगी, इतना बड़ा एक बार में आप लोग नहीं देख पाएंगे। तो चलते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।